गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है उसमें एक टॉपिक जो स्पेशल टॉपिक है और टॉपिकों से हटकर है वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। हाइड्रोजन परऑक्साइड की आयतनीय सांद्रता। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 की H2O2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 की आयतनीय सामर्थ्य, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, आयतनीय सामर्थ्य या आयतनीय सांद्रता, आज इसके बारे में अपन को पढ़ना है। इस पर फॉर्मूला, अगर इसके बारे में फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इसके फॉर्मूले पढ़ने कि H2O2 के विलयन की मोलरता, नॉर्मलता कैसे ज्ञात की जाती है, या इसकी आयतनीय सामर्थ्य या आयतनीय सांद्रता क्या होती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की आयतनीय सामर्थ्य या आयतनीय सांद्रता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो एनटीपी पर H2O2 के इकाई आयतन H2O2 के इकाई आयतन के विघटन से प्राप्त O2 का आयतन, ऑक्सीजन का आयतन, O2 गैस का आयतन H2O2 की आयतनीय सांद्रता कहलाता है। उसकी आयतनीय सांद्रता कहलाता है। अब देखिए इसका अर्थ समझिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने तुमसे कहा कि 10VH2O2 का विलयन, 10VH2O2 का विलयन, तो यहां पर ये वर्ड आते ही तुम्हें क्या अर्थ लगाना है कि 1 लीटर या 1 आयतन H2O2 के विघटन से 10 लीटर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी, O2 प्राप्त होगी, ये इसका अर्थ है। 1 लीटर H2O2 के विघटन से 10 लीटर H2O2 का आयतनीय सांद्रता 10V क्या है? आयतनीय सांद्रता 10V मतलब इकाई आयतन से 10 आयतन O2 प्राप्त हो रही है। 1 लीटर H2O2 के विघटन से 10 लीटर O2 प्राप्त हो रही है। H2O2 का विघटन ऐसे ही होगा, H2O प्लस O2। अब इसको अपन बैलेंस करें, इस रिएक्शन को अपन बैलेंस करें तो क्या होगा? 2H2O2, 2H2O और O2। तो यहां पर देखो आप, इसके 2 मोल ऑक्सीजन गैस के 1 मोल दे रहे हैं, इसके 2 मोल ऑक्सीजन गैस के क्या दे रहे हैं? 1 मोल। आपको पता है 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। 1 मोल गैस का आयतन क्या होता है? 22.4 लीटर। और H2O2 का द्रव्यमान ज्ञात करूं तो 2 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? H2O2 के अणुभार को 2 से गुणा कर दूंगा, 1 मोल का द्रव्यमान उसके अणुभार के बराबर होता है। तो यहां पर क्या आएगा? हाइड्रोजन के 2 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन के 16 इंटू 2, 16 दूनी 32 और 2 34, 2 गुणा 34 मतलब 68 ग्राम। तो एक रिलेशन बन गया कि 68 ग्राम से कितने लीटर ऑक्सीजन मिलेगी? 22.4 लीटर। अब देखिए H2O2 के विलयन की मोलरता और नॉर्मलता के लिए फॉर्मूला अपन को ड्राइव करना है। पहले
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करेंगे। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। इसके आयतनीय सांद्रता में और मोलरताओं में क्या संबंध है, ये चीज देखनी है अपन को। आयतनीय सांद्रता का तो अर्थ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये चीज यहां से देखो, अपन अपना फॉर्मूला बनाएंगे। चूंकि 22.4 लीटर 22.4 लीटर O2 प्राप्त होती है किससे? 68 ग्राम H2O2 से। इसलिए 1 लीटर O2 प्राप्त होगी 68/22.4। इसलिए देखो, ऑक्सीजन गैस का कितना आयतन मिल रहा है भाई, H2O2 के इकाई आयतन से ऑक्सीजन गैस का कितना आयतन मिल रहा है, वो उसकी क्या होती है? आयतनीय सांद्रता। तो जितना आयतन मिल रहा है उसको लिख दो V आयतन, V लीटर O2 प्राप्त होगी 68/22.4 इंटू V ग्राम H2O2 से। ठीक है भाई। अब ये अपन को क्या मिल गया? H2O2 का द्रव्यमान। अब इनका मोलरता और नॉर्मलता, H2O2 विलयन की मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो आपको पता है मोलरता बराबर क्या होता है? H2O2 की मोलरता निकालोगे, मोलरता बराबर H2O2 का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, अपॉन H2O2 का अणुभार इनटू उसका आयतन लीटर में। भाई मोलरता बराबर क्या होता है? 1 लीटर, मोलरता में आयतन लीटर। अब यहां पर देखिए, मोलरता बराबर H2O2 का द्रव्यमान तो ये रहा 68 इंटू V अपॉन 22.4, और आयतन प्रति लीटर रहता है, आयतन क्या रहता है? प्रति लीटर। ये तो हो गया 68/22.4। H2O2 का अणुभार 34 होता है, और मोलरता क्या है? 1 लीटर आयतन में मोलों की संख्या। तो आयतन को अपन क्या मान लेते हैं? 1 लीटर मान लेते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 34 दूनी 68, 34 से 2 बार चला जाएगा, और 2 का 22.4 से जाएगा 2। तो V तो क्या है आपका? आयतनीय सामर्थ्य, और ये क्या आ जाएगा? 11.2। तो ये फॉर्मूला बन गया, मोलरता बराबर होता है H2O2 की आयतनीय सामर्थ्य अपॉन 11.2। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। ऐसे ही नॉर्मलता के लिए फॉर्मूला बनाओगे, ये फॉर्मूला याद रखना है भाई। H2O2 की मोलरता ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे, उसकी आयतनीय सामर्थ्य या सांद्रता में 11.2 का भाग लगा दोगे। नॉर्मलता बराबर क्या होता है? H2O2 का द्रव्यमान प्रति लीटर, H2O2 का द्रव्यमान प्रति लीटर अपॉन उसका तुल्यांकी भार। अब नॉर्मलता बराबर H2O2 का द्रव्यमान प्रति लीटर, तो ये रहा
68/22.4 इंटू वी। और तुल्यांक भार इसका आधा हो जाएगा। अणु भार 34 है तो तुल्यांक भार कितना हो जाएगा? 17। 17 से 4 बार कट जाएगा, ये 4 का इसमें भाग दोगे तो v अपॉन 5.6 आ जाएगा v अपॉन। तो नॉर्मलता बराबर क्या होगा? H2O2 की आयतनी सांद्रता, अपॉन 5.6। ये दो स्पेशल फॉर्मूले बन गए। देखो वो कैसे कैसे क्वेश्चन दे सकता है आपको। H2O2 विलयन की मोलरता या नॉर्मलता देकर आयतनी सांद्रता पूछ सकता है, या आयतनी सांद्रता देकर मोलरता और नॉर्मलता पूछ सकता है, या और भी कोई चीज ज्ञात करा सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और आयतनी सांद्रता का क्या अर्थ होता है वो भी याद रखना है। उतार लीजिए इसको। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखिए आगे। जैसे क्वेश्चन है, एक H2O2 विलयन की आयतनी सांद्रता 20V है। क्या है आयतनी सांद्रता? क्या है उसकी? 20V है। तो इसका घनत्व ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, कैसे ज्ञात करेंगे? देखो क्वेश्चन घूम गया ना दिमाग कि सर ने घनत्व का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया, लेकिन आपको मैंने क्या बताया है? मोलरता और आयतनी सांद्रता में संबंध बताया है। मोलरता बराबर क्या होता है? आयतनी सांद्रता। यह आयतनी सांद्रता है, जैसे ही लिखते हैं इसको 20V अपॉन 11.2। ये 20 अपॉन 11.2, ये तो मोलरता आ गई। अब मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता बराबर होता है आपका ग्राम में मात्रा, H2O2 की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार इंटू आयतन। अब देखो, ग्राम में मात्रा बटा आयतन क्या हो गई? डेंसिटी तो हो गई। इसको आयतन को ml में ले लेता हूं, तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी D बराबर में होता है m अपॉन v, मतलब घनत्व बराबर में द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन की जगह क्या लिख दूंगा? घनत्व, और नीचे अणुभार। अब देखो मोलरता अपन ज्ञात कर चुके 20 अपॉन 11.2। घनत्व ज्ञात करना है तो D बराबर में क्या हो जाएगा? m इंटू अणुभार, मोलिकुलर m इंटू अणुभार। D बराबर m कितना आया? 20 अपॉन 11.2, और अणुभार आपको इसका पता ही है 34। अणुभार H2O2 का क्या होता है? 34। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये घनत्व हो जाएगा डायरेक्ट। अगर मोलरता पूछता तो ये सीधा फॉर्मूला लग जाता, थोड़ा सा घुमा दिया इसलिए घनत्व निकलवा दिया। तो ये एक स्पेशल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में मोलरता नॉर्मलता के अलग फॉर्मूले लगते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और इसकी आयतनी सांद्रता। अब देखते हैं इस चैप्टर के और क्वेश्चन देखते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रख लेना H2O2 के लिए, पर ये सारे सभी पदार्थों के लिए नहीं है, केवल हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन के लिए। हाँ भाई, अब देखिए अगला क्वेश्चन। सीमांत अभिकर्मकों को पहचानना है। एक अभिक्रिया है, देखिए क्वेश्चन है आपकी बुक का 23, इसमें A+B2 is give to AB2। अब निम्न इस अभिक्रिया में या मिश्रणों में, निम्न अभिक्रिया मिश्रणों में लिमिटिंग रिएजेंट सीमाकारी अभिकारक पहचानो। पहला मिश्रण दिया है A के 300 परमाणु और B के 200 अणु। A के तो 300 परमाणु है प्लस B के 200 अणु है। देखिए ये संतुलित रिएक्शन है। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, A+B2 is give to AB2। यहां A के एक परमाणु में क्या, तो एक परमाणु B के एक अणु से क्रिया कर रहा है और AB2 का एक अणु बना रहा है। और A का एक परमाणु B2 के एक अणु से क्रिया कर रहा है। एक अणु में B के कितने परमाणु हैं? B के 2 परमाणु। A के एक परमाणु को अभिक्रिया करने के लिए B के 2 परमाणु चाहिए। अब इस मिश्रण में देखो आप, मिश्रण में क्या हो रहा है, A के 300 परमाणु हैं तो B के कितने चाहिए? 600। लेकिन B के 200 अणु हैं तो अपने पास 400 परमाणु हैं। मिश्रण में B के 400 परमाणु है, 400 परमाणु है, जबकि A के 300 परमाणुओं को अभिक्रिया करने के लिए B के 600 परमाणु चाहिए। तो B के अमाउंट कम है, तो यही क्या हो गया, सीमाकारी अभिकर्मक हो गया। B क्या हो गया, सीमाकारी अभिकर्मक। चीज आई समझ में भाई? A का एक परमाणु B के 2 परमाणुओं से क्रिया करता है, B2 के तो एक अणु से क्रिया कर रहा है, और उस हिसाब से भी देखो एक परमाणु एक अणु से क्रिया कर रहा है तो 300 परमाणु के लिए 300 अणु चाहिए, पर B के तो 200 ही अणु मौजूद है ना यहाँ। तो B क्या हो गया आपका, B2 सीमाकारी अभिकर्मक हो गया। इसमें B सीमाकारी अभिकर्मक है। इसके बाद देखिए दूसरा इसी में क्वेश्चन है, 2 मोल A और 3 मोल B। अब की बार इसने क्या किया है, 2 मोल A के लिए प्लस 3 मोल B के, 3 मोल B। यहां पर देखिए A+B2 is give to AB2।
तो आपके इसमें ए का 1 मोल B2 के 1 मोल से क्रिया करता है। अब B2 के 1 मोल में B के कितने मोल है? 2 मोल, तो 1 मोल बना भाई। B2 अणु है, उसके 1 मोल है। उस 1 मोल में B परमाणु कितने हैं? B के परमाणु या B के मोल कितने होंगे? 2। 1 मोल बराबर B के 2 मोल। अब देखो, A के 1 मोल के लिए B के 2 मोल चाहिए। अब 2 मोल है, A है, तो 2 के लिए B के कितने चाहिए? 4 मोल, जबकि B के तो 3 मोल ही मौजूद है। इसका मतलब यहां पर भी B क्या है? आपका सीमांतकारी अभिकर्मक है। B क्या है? सीमांतकारी अभिकर्मक है। अगर यहां पर 3 मोल B2 लिख देता वो, तब ये होता। ठीक है ना, समझो। 3 मोल B लिखा है, तो इसका मतलब इसके 1 मोल में 2 मोल आते हैं, तो इसमें 1.5 मोल ही आएंगे, इसलिए ये कम है। लेकिन अगर यहाँ पर 3 मोल B2 लिख देता ना, तब A कम पड़ता, A सीमांतकारी अभिकर्मक होता, क्योंकि 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 2 मोल के लिए 2, लेकिन यहाँ 3 मोल B2 होता तो ये आता A। इसके बाद देखिए आप, तीसरा है A के 100 परमाणु और B के 100 अणु। तीसरा जो दिया है आपको, A के 100 परमाणु और B के 100 अणु। इसी से देख लो, A का 1 परमाणु B के 2 परमाणुओं से क्रिया करता है, तो A के 100 परमाणु के लिए B के कितने चाहिए? 1 अणु से क्रिया कर रहा है 1 परमाणु, तो 100 परमाणु 100 अणुओं से क्रिया करेंगे। तो ठीक है, इसमें कोई भी नहीं है, दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है, दिए गए हैं जो। तो इसमें कोई भी सीमांतकारी अभिकर्मक नहीं है इसमें भाई। A के 100 परमाणु B के 100 अणुओं से क्रिया करेंगे, जब 1 से कर रहा है, इसलिए कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है यहाँ पर। इसमें था, इसमें था, इसमें नहीं है। इसके बाद चौथी कंडीशन है A के 5 मोल और B के 2.5 मोल। A के 5 मोल और B के भी कितने दिए हैं आपके? 2.5 मोल। तो देखो, A का 1 मोल B के 1 मोल से क्रिया करता है, और B के 2.5 मोल ही दिए, तो इसका मतलब B क्या है? सीमांतकारी अभिकर्मक है। B क्या है? सीमांतकारी अभिकर्मक है। ये सीमांतकारी अभिकर्मक की क्या हो गई? पहचान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये सरल क्वेश्चन था, देख के बताना था। सीमांतकारी अभिकर्मक क्या होते हैं? सीमांत अभिकर्मक जो अभिक्रिया में पूर्णतः प्रयुक्त हो जाते हैं, कम मात्रा में उपस्थित होते हैं और उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखिए, 0.50 मोल Na2CO3 मोल Na2CO3 व 0.50 मोलर Na2CO3 में अंतर बताओ। तो देखो, 0.5 मोल Na2CO3 का क्या होगा?
अपन को पता है मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार। मोल दिया है 0.50, ग्राम में मात्रा पता करनी है, अणुभार Na2CO3 का अणुभार ज्ञात कीजिए आप। Na का 23 होता है, 2 से गुणा करोगे, प्लस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 थी 48, ये 46, 12 और ये 48, कितने हो गए 48 12 60 40 100 106, 106 तो W अपॉन 106, तो W बराबर क्या आ जाएगा, 106 को 0.5 या 1/2 से गुणा कर दो, 0.5 या 1/2 का भाग दो, 2 पंजे 10, 53 ग्राम। इसका अलावा 0.50 मोल Na2CO3 का अर्थ क्या है, 53 ग्राम। अब यहां देखिए ये मोलर है, मोलरता क्या होती है, मोलरता ग्राम में मात्रा बटा अणुभार इंटू 1 लीटर आयतन प्रति लीटर, ग्राम में मात्रा प्रति लीटर। तो m बराबर ग्राम में मात्रा निकालनी है, ये 0.50 है, अणुभार अभी अपन ने ज्ञात किया है 106 ग्राम प्रति मोल, और ये प्रति लीटर का मतलब क्या है, 1 लीटर, 1 लीटर विलियन में। तो W बराबर क्या आ जाएगा, वही आएगा तो 53 ग्राम, और ये 53 ग्राम प्रति लीटर में मिले हैं। तो देखो मोल का अर्थ तो उसके कितनी ग्राम मात्रा है, और मोलरता पूछा तो 1 लीटर विलियन में कितने ग्राम घुले हुए हैं, ये दोनों में क्या है, अंतर है। बता लीजिए, ये आपके लगभग क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा दिए। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना। परमाणु संरचना वाला चैप्टर अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। आप इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन भी करें और देखें, उनको कर करके देखें।